नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ खास मुद्दे भी हम लेकर के आए हैं, लेकिन उस पर चर्चा करें आज के मुद्दे पर। उन सबसे पहले जैन टीवी की तरफ से जो तमाम एक बड़ी त्रासदी, जिसमें कि नेपाल और भारत दोनों जगहों पर बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं, बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ है, उन सभी के शोक में हम जैन टीवी आपके साथ हैं और उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर में इस तरह की जब त्रासदी होती है तो उससे हम निपटे कैसे। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ खास है आज की एजेंडे में। भूकंप से नेपाल में भारी तबाही, भारत में भी बड़े पैमाने पर नुकसान, लेकिन बड़ा सवाल प्राकृतिक आपदाओं का कैसे करें मुकाबला। और विपक्ष के भारी विरोध के बीच लोकसभा में जीएसटी बिल पेश, बड़ा सवाल विरोध जनहित में या सियासी रणनीतिक चाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ रमेश चतुर्वेदी जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ संजीव कुमार जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। प्रोफेसर एस के दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषक हैं। भूपेंद्र धर्माणी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम बात यही करेंगे कि जिस तरीके जब कोई राष्ट्रीय आपदा आती है या इस तरह प्राकृतिक आपदा जब आती है, क्या हम उसके लिए किस तरीके से तैयार हैं, क्या पिछली गलतियों से हमने क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है ताकि जो नुकसान हो वो कम से कम हो। सबसे पहला सवाल उपेंद्र जी आपसे, जिस बड़े पैमाने पर जो बड़ा भूकंप आया है, नेपाल में जिस तरह की त्रासदी हुई है, भारत में भी बड़ा नुकसान हुआ है, जान माल की काफ़ी घटनाएं, काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कितने हम तैयार हैं और इस पैमाने पर, जिस रिएक्टर स्केल पर ये जो भूकंप आया है, अगर उसका केंद्र कहीं भारत में होता, क्या लगता है आपको, क्या हम तैयार हैं पूरी तरीके से? जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, जिस तरीके से हम मकान बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं। नहीं, देखिए तबाही तो भारत में भी हुई है। बिहार जो सटा हुआ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, सिक्किम, सब इलाकों में तबाही हुई है। तो और तबाही के लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की चर्चा हम करते हैं और मंत्रालय तक बना हुआ है बिहार में डिजास्टर मैनेजमेंट का, लेकिन बिहार के स्टेट के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, सेंटर के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। तो एक तालमेल होना चाहिए, सेंटर का जो क्या योगदान होगा, राज्य का क्या होगा। तो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। उत्तराखंड में जो घटना घटी थी उससे क्या हमने सीखा, तो घटनाएं घटती है, जांच आयोग बैठता है, उसकी सिफारिशें आती है, फिर पता नहीं सिफारिशें कहाँ चली जाती है आकर के। तो ये तैयारी तो बहुत कम है। और ठीक है, नेपाल में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, और लेकिन बिहार में भी ट्रेजेडी हुई है। कानपुर तक के लोगों के मरने की खबर है। बिल्कुल। तो और यही नहीं, बल्कि अभी भी मौसम विभाग कह रहा है कि फिर भूकंप आ सकता है। मतलब अभी खतरा टला नहीं है, हो सकता है अगर उसका एपिसेंटर चेंज हो जाए, थोड़ा और हो जाए चेंज, तो भारत में भी और विनाशकारी भूकंप हो सकता है। और लेकिन हम लोगों ने सबक नहीं लिया है जी। नहीं, क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे जापान है, जैसे बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत बड़े रिएक्टर स्केल पर 8-9 तक के स्केल पर जो है भूकंप आते हैं, बिल्डिंगें ऐसी बनाई जाती हैं ताकि कम से कम नुकसान हो, इस तरीके से जो पुल होते हैं या बाकी चीज़ें इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि ताकि नुकसान कम से कम हो। हमारे यहाँ इन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है क्या, या फिर ध्यान देने की ज़रूरत है क्या? हमारे यहाँ देखिए, असल बात पूरा हमारे यहाँ का जो प्लानिंग है वो पूरी प्लानिंग फेल हो चुकी है। प्लानिंग कमीशन तो समाप्ति हो गया है, लेकिन जहाँ भी ये देखिए, जिस राज्यों में देखिए, जिस म्यूनिसिपैलिटी में देखिए या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में देखिए, कहीं भी आधा से ज्यादा हमें लगता है मकान होता है कि उसके जो रूल्स है उसके खिलाफ बनाए जाते हैं। दिल्ली में है अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, जो ऑथराइज्ड कॉलोनी से ज्यादा लोगों को पनाह दे रही है। तो ये जो पूरी जो प्लानिंग है, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वही यहाँ कोलैप्स हो चुका है। तो भारत की प्लानिंग है जो बुरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। सही बात है कि हम भारत का संविधान है उसको भी सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। तो भारत में जो समस्या बहुत मल्टी डायमेंशनल समस्या है, बहुआयामी समस्या है, और उसका अभी तक हम लोग इतने मेच्योर नहीं हुए हैं। आजादी के इतने बाद एक समय कहते थे कि नियोजित विकास के इतने साल के बाद, अब तो नियोजित विकास भी शायद नहीं कर सकते हैं। फिर मार्केट आप ले आए हैं, मार्केट भी है जो बुरी तरह से उसमें विफल है। जो हमारी समस्याएं आ रही है कि अनप्लान डेवलपमेंट हो रहा है, अनप्लान ग्रोथ हो रहा है। अनप्लान ग्रोथ होगा तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? ऐसी जगह लोग रह रहे हैं कि बचाव के लिए कार्यदल वहां नहीं पहुंच सकता। इस पर जो हम चर्चा करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है, तुरंत लौट रहे हैं। तमाम खास मेहमान अभी बाकी हैं, उनसे चर्चा करते हैं।
घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हम बात कर रहे हैं क्या भारत किसी भी बड़ी तरह की प्राकृतिक आपदा के लिए कितना तैयार है, किस तरीके से कम नुकसान हो इसके लिए हम किस तरीके से तैयार हैं। उपेंद्र जी से हम बातचीत कर रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और अब धर्माणी जी आपसे जानना चाहेंगे इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए आपको लगता है भारत के अंदर जो भी स्थितियां हैं या हम उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मेंटली फिजिकली तैयार हैं क्या पूरी तरीके से? देखिए, मुझे लगता है कि भारत के अंदर अभी तक इस तरह की जो बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई वो उसका जो हाल ही में अगर मैं बात करूं तो भुज का भूकंप जो है उसका उदाहरण दिया जा सकता है। और वहां पर जितनी उत्तराखंड के अंदर भी जो त्रासदी आई वो भी मैं कुछ और कह रहा हूँ, भूकंप के बारे में बता रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि अगर आप ऐसे जोड़ेंगे तो फिर तो बहुत टाइप की यहाँ पर अभी बिहार में हाल ही में कितना बड़ा तूफान आया, वो तो इस टाइप से तो बहुत हैं, साइक्लोन्स बहुत आते हैं, वो तो एक अलग मुद्दा है। मेरा ये कहना है कि भूकंप में जिस प्रकार वहां की प्रदेश सरकार ने तत्परता दिखाई और वहां का स्वरूप जिस प्रकार बदला जा सका, हालांकि देखिए जब कोई नेचुरल कैलामिटी होती है या प्राकृतिक आपदा इस प्रकार की होती है तो उसमें जान माल के नुकसान तो होता ही है, लेकिन जो प्रश्न मूल आपने उठाया कि क्या यहाँ पर भी भूकंप रोधी बिल्डिंगें बननी चाहिए, ये मेरा सवाल वही था। प्रश्न ये है कि आप जहां पर लोगों को अभी पूरी मतलब बहुत बड़ी आबादी छत के विहीन है, वहां पर आप भूकंप रोधी इमारतों की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी ये बहुत जल्दी होगी। हाँ, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र जो है भूकंप का जो दायरा माना जाता है सिर्फ हिल को छोड़कर बहुत ज्यादा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप की अपेक्षा कम की जाती है, हालांकि अब बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपने आज का ही भूकंप देखा हो 7.8 मैग्नीट्यूड का था और उसके बाद जो आफ्टर शॉक है वो भी बताते हैं अभी तक 8-9 आ चुके हैं और इतनी बड़ी त्रासदी वहां पर हुई है, अभी तो आकलन ही लग रहा है। पर मुझे ये लगता है कि ये जिस प्रकार की तत्परता वहां पर रिलीफ वर्क के लिए पड़ोसी देश होने के नाते भारत ने दिखाई है, इस प्रकार की तत्परता अगर हर प्रकार की प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सकते आप, लेकिन अगर आप उसके बाद रिलीफ वर्क में तेजी ला सकें और बिना समय गवाए हो सकता है जान माल की भी बचत हो जाए, जो लोग दबे हों वो इंजर्ड निकाले जा सके। लेकिन अगर आपने उनको छोड़ दिया और आपके जो अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स जो आपने बनाई हुई है अगर उसको आपने इमीडिएटली इंजेक्ट नहीं किया तो मुझे लगता है कि उसका कोई फायदा भी नहीं है। हाँ, अब मेरे को लग रहा है कि ऐसा अब होने लगा है कि किसी भी नेचुरल क्लाइमिटी पर रिस्पांस जो टाइम है, रिस्पांस टाइम बहुत तेजी से कम हुआ है। अभी जैसे हाल ही में जो आप जैसे अगर बिहार की बात करें वहां पर जो बहुत बड़ा तूफान जो आया उसमें जिस प्रकार वहां के धुर विरोधी राजनीति, मैं कहता हूं ये इस प्रकार की चीजों में राजनीति नहीं आनी चाहिए। फिर भी मैं ये इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि नीतीश ने केंद्र सरकार की तारीफ की उनकी तत्परता के लिए, तो इसी प्रकार का रिस्पांस मुझे लगता है कि यहां देखने को अभी फिलहाल मिल रहा है। तो इस तत्परता से कितना बचाया जा सकता है वो देखने वाली बात है और ये तत्परता आवश्यक है। जो दूसरी बात आपने कही वो प्लानिंग से जुड़ी हुई है और उसकी बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आवश्यकता और उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत रिक्वायर्ड है, जो मुझे लगता है अभी हमारा देश या इस क्षेत्र के जो सार्क के देश हैं वो उसको वहन करने की स्थिति में नहीं है। चलिए दत्ता साहब, आपसे आप सहमत हैं धर्माणी जी से? क्या आपको लग रहा है क्या किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए या फिर अभी हमारे पास क्या हम इस आर्थिक रूप से तैयार नहीं है कि हम पहले से ही प्रिकॉशन ये ले लें कि अगर इस तरह की घटनाओं से बचा कैसे जाए अभी हम, या फिर हम ऐसी स्थिति में ही है कि जो ही दुर्घटना अगर हो जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम हम कम से कम कर सकें? जहां आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से मैं नहीं मानता हूं कि दक्षिण एशिया के कोई देश आर्थिक दृष्टिकोण से तैयार नहीं है। हमारे देश में जितने बड़े बड़े मंजिलें तैयार होते हैं, मल्टीप्लेक्स और तमाम जितने सारे 10, 15, 20 फ्लोर की जो मंजिलें बनती हैं उसके लिए जितना पैसा चाहिए उसके 1/3 के हिसाब से जो अर्थक्वेक सेफ्टी वाले जितने घर होते हैं जो प्लाईवुड के होते हैं या फिर
जो हल्के लकड़ी के होते हैं वो आराम से बन सकता है, या फिर एस्बेस्टस की जो घर बनते हैं। जापान एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस चीज़ का। सुनामी के बाद जिस तरह से पूरा जापान तहस नहस हो गया था, और उस पर जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट जापान के सरकार ने लगाया था तमाम चीज़ों को तैयार करने के लिए, उस तरह का इन्वेस्टमेंट अगर भारत में, ऐसा नहीं है कि लगता नहीं है, बड़े बड़े मंजिल तैयार करने के लिए या फिर बड़े बड़े चीज़ों को तैयार करने के लिए, उससे भी कई सारे जगहों पे ज़्यादा मिसयूज होती है इन्वेस्टमेंट, ध्यान नहीं दिया जाता भी है। पर यहाँ पे सोच की कमी है। दक्षिण एशिया के तमाम जितने सारे देश हैं, या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने सारे देश हैं, वहाँ पे जो बेसिकली जो इस तरह के ट्रेजेडी में जो इतना बड़े लेवल पे नुकसान होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि प्लानिंग की जो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो एक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, वो मेथोडोलॉजी की कहीं ना कहीं पे कमी है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि कोई भी देश भूकंप के जो रफ्तार है या फिर भूकंप का जो स्केल है उससे अछूत नहीं होता है। तबाही सारे जगह पे होता है, चाहे पश्चिम के देश हो चाहे किसी और जगह पे देश क्यों ना हो। पर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज जो होती है कि हमारे फॉरवर्ड प्लानिंग किस तरह की है, और फॉरवर्ड प्लानिंग की मैकेनिज्म किस तरह के हैं, आप मेथोडोलॉजी किस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरात एक जीता जागता उदाहरण है। भूज के भूकंप के बाद जिस तरह के आपके लो फ्लोर वाले और जो मतलब कि सस्ते मटेरियल के जिस तरह के मजबूत घर बनाए गए हैं, जो अर्थक्वेक सेफ्टी मैकेनिज्म को पूरा करते हैं, उस तरह के घर अगर बनाया जाता है जो जितने सारे सेंसिटिव एरियाज हैं भारत के या फिर नेपाल के भी, तो वहां पे शायद इस तरह का बड़े पैमाने पे नुकसान को रोका जा सकता है। दिल्ली जैसा शहर जो जोन 5 में आता है, जहां पे मतलब कि लगभग 7.5% तक रेक्टर स्केल में भूकंप आ सकता है किसी भी समय पे, ऐसे सेंसिटिव जोन में अगर इतने बड़े शहर अगर बसा हुआ है, उस शहर की प्लानिंग किस हिसाब से होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण होता है। अफसोस से कहना पड़ता है कि इसके लिए जो पॉलिटिकल कंसेंसस की जो जरूरत होती है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, वो शायद अभी भी हमारे देश में उस हिसाब से तैयार नहीं हो पाया है या फिर उस हिसाब से हुआ नहीं है। जहां बात आती है टेक्नोलॉजी की, मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म के लिए, प्रिवेंटिव कॉशन के लिए। हाँ, ये जरूर है कि भूकंप और ज्वालामुखी का आप पहले से बता नहीं सकते, ज्वालामुखी का तब भी बता सकते, पर भूकंप का उस हिसाब से बता नहीं सकते कि कब आएगा झटका भूकंप का। पर बाकी जितने सारी चीजें हैं, चाहे वो साइक्लोन हुए, सुनामी हुए, या फिर तमाम जितने सारे नेचुरल कैलामिटीज हैं, उन सबको रोकने के लिए भी जो एक टेक्नोलॉजी की जो आवश्यकता होती है, वो टेक्नोलॉजी शायद अभी भी दक्षिण एशिया के बहुत सारे मुल्कों पे आया नहीं है, या फिर उसको लाने के लिए जो एक सोच की जो आवश्यकता होती है, जो नेशनल कॉन्सेंसस होना चाहिए, शायद वो अभी भी नहीं हुआ है। अक्सर हमारे देश में देखा गया है कि जब भी हम लोग किसी बड़े चीजों से ठोकर खाते हैं, उसके बाद हम लोग इन सब चीजों पे पहल करते हैं। सुनामी के जो आपके जो वार्निंग सिस्टम है भारत में, सुनामी आने से पहले था ही नहीं। तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे थॉट प्रोसेस की कमी है। और मेरा तो गुजारिश होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से और सरकारों से कम इन सब नेचुरल कैलेमिटीज में थॉट प्रोसेस जो लाना चाहिए, ताकि इमीडिएट बेसिस पे प्रिकॉशन लिया जाए, बिफोर द इवेंट एंड आफ्टर द इवेंट, दोनों चीजों पे प्रिवेंटिव मेजर्स और आफ्टर मार्क के हिसाब से जो मेजर्स हैं, वो सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए जो एक सोच की आवश्यकता है, वो सोच की शायद आज भी भारत जैसे देश में कमी है। चलिए, पॉलिटिकल कंसेंसस की बात हुई है, हमारे साथ दो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं और जानेंगे पॉलिटिकल कंसेंसस की वजह से क्या दिक्कतें आती हैं या क्या दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे हम कितने तैयार हैं कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए।
प्रिवेंटिव मेजर कितने उठाने चाहिए, किस तरीके से हम आगे आने वाले समय में हम और बेहतर सुरक्षित भारत बनाएं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, पॉलिटिकल कंसेंसस की भी बात उठी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि ये एक बड़ा मसला है, जैसे कि दिल्ली में ही अवैध कॉलोनियों का मसला है, कितनी बार ऐसी बिल्डिंगें होती हैं जिसमें कि बिल्डिंगें गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें भी कुछ लोगों की मौत होती है। ऐसे में अगर इतने बड़े पैमाने पर भूकंप आता है तो आपको लगता है कि ये एक दिक्कत है कि जिस तरीके से बिल्डिंगें बननी चाहिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मसला सिर्फ पैसों का नहीं है, एक सोच का भी है। सबसे पहले तो आज की इस प्राकृतिक आपदा पर बड़े दुख की श्रृंखला में जो मानव जीवन की श्रृंखला में जो प्राकृतिक जो आपदा है वो मानव जीवन से बिल्कुल कतई परे है, जो इंसान के हाथ में नहीं है। और ये देश, धर्म, जाति, ये कहीं कोई सीमाएं इसमें नहीं है। और इस दुख की घड़ी में हमको खड़े होना चाहिए, सीमाओं को भी लांघ करके। और आज खुशी की बात है कि भारत सरकार की तरफ से जैसा कि नेपाल के लिए हुआ तो इंडिया में भी तमाम जगह है और उसकी रिपोर्ट्स आना शुरू हुआ है। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल कंसेंसस वाली बात कह रहे हैं दत्ता साहब, तो ये बिल्कुल सही है कि प्राकृतिक आपदा जहाँ भी हुई है, राजनीति हमको बीच में नहीं लानी चाहिए। और राजनीति लाने से मानव जीवन की श्रृंखला को संजोया नहीं जा सकता। लेकिन नहीं रहती है राजनीति, लेकिन चूंकि हाँ, इसके उदाहरण के तौर पर मैं आपको जैसे भुज कच्छ के अलावा अभी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में भी जो हालत देखने को मिले, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो पहले की अपेक्षा काफी मजबूत और सशक्त बना है। और इतना ही नहीं, अभी जो बिहार में जो देखने को जो मिला, तो कल तक जो नीतीश जी जिस तरह का घोर कर रहे थे, और अच्छी बात है कि ऐसे दत्ता साहब कह रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर हमको ज्यादा पार्टी और इस सारे सिस्टम को भूल करके पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना चाहिए। और वो कल एक निकल करके आया। ऐसे टाइम पर भी चूंकि जो देश के जो वर्तमान हालात है, ये सारे सिस्टम को जो है जितनी जागरूकता भुज के बाद प्रारंभ हुई है, पहले इतनी नहीं थी। लोग स्वार्थ बस अपने मैप या जो भी मेजरमेंट के सिस्टम में अपना दखलंदाजी करके जो भी करते हैं, वो आगे जो चल करके, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार भी जागरूक है और तमाम ऐसी टेक्निकल सिस्टम में भी हर नए आयाम को तैयार करने जा रही है। और भारत सरकार पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ हो और इस प्राकृतिक आपदा में हर कड़ी पर हर राज्य के साथ और राज्य के पड़ोसी देशों के साथ भी उसमें साथ हम लोग खड़े हैं। और जहां तक आगे भी ऐसा स्वरूप बने कि हमको पार्टियों की सीमाओं को लांघ करके, ये तो किसी के साथ मानव जीवन में कोई पार्टी का कहीं कोई चेहरा नहीं होता, न कोई सिस्टम होता, तो इसमें मजबूती के साथ भारत सरकार खड़ी है, हम लोग खड़े हैं। और ऐसे टाइम पे मैं भी कहना चाहूंगा कि हमको किसी राजनीतिक दल से रोटियां नहीं सेकना चाहिए। सवाल नहीं समझ दूसरा जो आप कह रहे हैं, जहां तक जो पहले वाला सिस्टम है, ये बिल्कुल सही है कि इंडिया के जो टेक्निकल और जो पहले जो मेजरमेंट जो सिस्टम थे, वो जो न्यूली जो चेंज हुए हैं, वो सब भुज के बाद शुरू हुआ है। जागरूकता होनी चाहिए। और इसमें भी जैसे दिल्ली की बिल्डिंग है, तमाम लालच और कारणों से हम देखते हैं कि मैप पे भी उल्टा सीधा करके, और वो जो अर्थक्वेक का जो सिस्टम है, जैसा कि दत्ता साहब कह रहे थे कि 1/3 उसका वैल्यूएशन के मुताबिक उसमें उसका पार्ट बनता है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए जागरूकता सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, रहेगी, क्योंकि ये जो जितना भी और रहने का कारण जो देखने को आपको मिल रहा है, सरकार पूरी तरह से सजग है। ये देखा जाता है सामान्य तौर पे कि संजीव जी आपसे भी जानना चाहेंगे, ये रिएक्शन तब शुरू होता है, वो सरकार किसी की वो पार्टी की बात मत कीजिएगा आप भी, कि जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उसके बाद हम ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं। आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है और ज़रूरी है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि इससे बड़ी कोई घटना हो तो हम पहले से तैयार हों। आपको लगता है कि अभी से जो बड़े जो सेंसिटिव जोन है, दिल्ली की इस बारे में चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि ये जोन 5 में आता है, 7 साढ़े 7 के रिएक्टर स्केल की पे अगर भूकंप दिल्ली के आसपास होता है, अगर आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती है। तो इसके लिए क्या दिल्ली या फिर इस तरह के जो सेंसिटिव जोन है वो कितने तैयार हैं? पूरे देश में नहीं, लेकिन जो सेंसिटिव जोन है, जो मेट्रो सिटीज हैं और सेंसिटिव एरियाज में आती हैं, वहां आपको लगता है कि प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना चाहिए, वरना किसी भी बड़े खतरे में हम जा सकते हैं?
नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है और पहाड़ी क्षेत्रों का भी सवाल है, हमें तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है आज के डेट में, जैसे आप बता रहे थे अनऑथराइज कॉलोनी, कुछ भी लगा के खड़ा कर देता है बिल्डिंग, बाद में वहाँ दुर्घटना होने की चांसेस ज़्यादा रहती है और होती भी है। इनफैक्ट ऐसे जगहों पे रिलीफ टीम नहीं जा पाती है। हाँ बिल्कुल सही, नहीं, रिलीफ टीम नहीं पहुंच पाती, इतना मैं कंजेस्टेड एरिया होता है। मैं बता रहा हूँ कि इतना सड़क भी नहीं छोड़ते हैं, सड़क पे भी मकान लोग बना देते हैं। और कोई भी कनेक्शन जो होता है इमीडिएट, जैसे फायर की टीम हो गई या कोई भी एनडीआरएफ की टीम, कुछ भी हो तो वो इमीडिएट रेस्क्यू जो ऑपरेशन होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक अवेयरनेस जो भारत के अंदर में है बहुत जरूरी चीज है। लोग अवेयर नहीं है, लोग इस तरीके से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस पे भी एक पैनल बना के इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए गवर्नमेंट हर म्युनिसिपल को कि ये सब चीजों को बंद किया जाए और भारत में जिस तरीके का एक प्रारूप दिया जाए, जो नक्शा जो होता है। राजनीति बीच में आती है, वोट बैंक बीच में आता है, पॉलिटिकल लगता है कहीं कोई नाराज ना हो जाए, पॉलिटिकल जो विल होनी चाहिए। देखिए ये तो लोकतंत्र की प्रथा है, वोट बैंक की राजनीति तो हर लोग करता है या कोई भी पार्टी हो, लेकिन जनता से जुड़ी हुई जो मामला है, क्योंकि मौत पे कोई सियासत नहीं होती है। अभी अब मेरे भाई साहब बगल में बैठे हुए इन्होंने बताया, बात सच्ची है। जब हम अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जीवित रहेंगे, तभी हम सियासत कर सकते हैं। जब ये सब चीजों में अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो सियासत किस बात का करेंगे। ये एक प्रॉपर प्रोग्राम और एजेंडा बनाने की जरूरत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एक डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टीम है उसको और भी स्ट्रांग, और जितना टेक्निकल जो चीजें हैं जो पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि बता रहे थे हमारे जो भाई साहब बैठे हुए कि ये जो भूकंप में जो प्रॉब्लम होती है पहले इमीडिएट नहीं पता चल पाता है, बात सही है। लेकिन जिस तरह के सुनामी को हम लोग गेस कर लेते हैं कि सुनामी आने वाला है, ऐसे ऐसे चीजों, इस पे भी कुछ हम लोग एक रिसर्च की टीम बैठाएं और उस पे शोध करें और दूसरों देशों से मदद लें, तो भारत में भी ये चीजें हो सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो किसी देश को ही नहीं मालूम, नहीं देश को नहीं, इसका कोई टेक्निकल सिस्टम अभी तक प्रोवाइड नहीं हुआ। जी चलिए जरा समय के लिए लगभग समय समाप्त हो चुका। बहुत छोटा छोटा रिएक्शन मैं चाहूंगा उपेंद्र जी से और धर्माणी जी से। उपेंद्र जी बहुत संक्षेप में मुझे बताइए कि क्या 1 2 3 कदम ऐसे हो सकते हैं जो आपको लगता है कि इस समय उठाए जाने चाहिए भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए? नहीं, बहुत जरूर उठाने चाहिए, खास करके जो भूकंप प्रोन जोन जो है, जो इलाका है वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर तो पूरा ध्यान होना चाहिए कि जो भी बन रहा है वो सही ढंग से बन रहा हो, भूकंप रोधी जो मटेरियल्स होते हैं उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो अपनाई जा रही हो। तो इस पर तो फौरी, खासकर दिल्ली जैसे जगह पर तो इसको तो जरूर करना चाहिए। बिना नक्शा पास करवाए कोई बना रहा है नहीं बना रहा है, उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि जो बिल्डिंग बन रही है वो भूकंप रोधी है कि नहीं है। बिल्कुल। धर्माणी साहब, मुझे ये लगता है कि ये जो बात उपेंद्र जी ने कही है, इसके साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ जो आपने भी बात अभी कही, एनक्रोचमेंट्स पर और अनऑथराइज कॉलोनीज पर हैवी हैंड से प्रतिबंध लगना चाहिए। ये तभी संभव होगा, जो दत्त जी ने कहा, कि हमें प्लानिंग के साथ भूकंप रोधी बिल्डिंगें खड़ी करनी चाहिए। स्थान कहाँ है? जो स्थान है उसमें जिस प्रकार की ओवरलैपिंग राजनीति हो रही है उसके, अब ये जितनी बिल्डिंगों की बातें हम कर रहे हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट करने की मानसिकता से लोग आते हैं। उसमें आप ये इन्फ्यूज कर सकते हैं कि आप ये भूकंप रोधी बिल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन जो अपने छत के लिए भी तरस रहे हैं उनको आप अगर जापान की तरह डिसिप्लिन में ला सकें तो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा काम हो सकता है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन हम सबको सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। किसी भी तरीके, चाहे वो राजनीति के स्तर पर एक विलिंगनेस होनी चाहिए, कुछ सख्त कदम उठाने की जरूरत है, और हम अपने भी जो मकान बनाएं हम भी अपनी जागरूकता, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचें। कोई ऐसी लापरवाही ऐसा ना हो कि जो प्राकृतिक आपदा के समय आपके लिए विनाशकारी बन जाए। निश्चित रूप से अभी से सोचना शुरू करेंगे तो कल बेहतर होगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दूसरे एजेंडे पर चर्चा।
घटनाचक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और आज का दूसरा मुद्दा जो है वो है कि क्या विरोध के लिए सिर्फ विरोध होता है, क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी को लाया गया उसके बाद भी विरोध देखने को मिला। हमने देखा है कि सरकारें बदलती हैं और जैसे उनकी स्थितियां बदलती हैं पार्टी की, वो उनका स्टैंड बदल जाता है, वो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, एनडीए हो या फिर यूपीए। इसी पर हम चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। भूमि बिल पर सरकार से दो हाथ करने के साथ ही कांग्रेस ने अब जीएसटी के विरोध में आस्तीनें चढ़ा ली हैं। शुक्रवार को सरकार ने जैसे ही संसद में बिल पेश किया, कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों ने बिल का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर लिया। जीएसटी को लेकर विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस के इस रवैये ने सबको सकते में डाल दिया। डालता भी क्यों नहीं, अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है। यूपीए 2 के वित्त मंत्री जीएसटी लागू करने की वकालत करते थे, लेकिन 11 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस की सोच ही बदल गई। बात एक मुद्दे या बिल या पार्टी की नहीं है, कुर्सियां बदलते ही पार्टियों की सोच और नीतियों में जमीन आसमान का फर्क नजर आने लगता है। केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उसी भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में खड़ी थी, जिसे राज्यसभा से पास कराने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि यूपीए और एनडीए के बिल में काफी फर्क आए हैं। कुर्सी बदलने के साथ रुख और रवैया बदलने का ये सिलसिला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस तक सीमित नहीं है। केंद्र से लेकर राज्यों तक कुर्सियां बदलने के साथ सोच और नीतियों के बदलने का ये सिलसिला पुराना है। लगभग ज्यादातर पार्टियों का रुख और रवैया विपक्ष में कुछ और सत्ता मिलने के बाद कुछ और होता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या राजनीतिक दल सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं या वाकई उनके विरोध की वजह मुद्दे और जनता का हित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल उपेंद्र जी आपसे, आप बताइए, क्या सिर्फ विरोध के लिए विरोध होता है? क्या कोई पार्टी जब सत्ता में होती है तब उसका स्टैंड दूसरा होता है, विपक्ष में होती है दूसरा होता है? वही बीजेपी जो है इंश्योरेंस बिल का विरोध करती है, जब सत्ता में आती है तो खुद इंश्योरेंस बिल के बारे में चर्चा करती है। क्या कुछ वजह है? जीएसटी को लेकर के कांग्रेस लेकर के आती है, जब विपक्ष में आती है तो उसका विरोध करने लगती है। वजह क्या मान रहे हैं आप? ये जो जीएसटी है ये तो साफ उदाहरण है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जीएसटी है जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में से ही शुरू चल रहा है। उसमें पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री थे, वो उनको एक कमेटी का सदस्य बनाया गया था, उसी समय से चल रहा है। उसमें वाजपेयी की सरकार थी तो उसमें कांग्रेस विरोध कर रही थी। फिर जब कांग्रेस की सरकार आई, यूपीए की सरकार आई, तो फिर बीजेपी ने विरोध करना शुरू किया। जब सीरियस कोशिश की कांग्रेस की सरकार ने, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन राज्यों में थी, मध्य प्रदेश भी शामिल है, और भी राज्य सबने सरकारों ने विरोध किया। तो मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया जब कांग्रेस कर रही थी। जब भारतीय जनता पार्टी लाई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, तो उसमें कांग्रेस की तरफ से विरोध हो रहा था। तो ये अब स्थिति फिर पलट गई है। मतलब कि अब भारतीय जनता पार्टी ला रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है। इसके पीछे यही मानसिकता है कि जो भी सरकारी पार्टी है उसको परेशान करो या उसे कुछ करने ना दो, या कोई करके बहुत बढ़िया काम कर लेगा तो उसका श्रेय उसे मिल जाएगा, उसके श्रेय लेने ना दो। तो ये लोग जो बोलते हैं कि नेशन फर्स्ट, हम नेशन को सबसे पहले देखते हैं पार्टी को बाद में, तो उनकी ये बात यहाँ खंडित हो जाती है कि अगर नेशन फर्स्ट ही है तो फिर क्यों आप पेटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ठीक है कि आपके कुछ बातें आपको पसंद है, कुछ ना पसंद है एक्ट का है, तो वो तो बाद में भी उसमें बदलाया जा सकता है, आपस में कंसेंसस बैठ के आ सकता है, लेकिन इसमें पूरी मानसिकता रहती है कि हम नहीं करने देंगे। अभी इंश्योरेंस बिल में देखिए, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यशवंत सिन्हा हुआ करते थे, इंश्योरेंस वाले में पूरा का पूरा विरोध कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। अब सारा विरोध पता नहीं कहाँ चला गया। उसमें कांग्रेस लाना चाह रही थी, अब कांग्रेस विरोध में खड़ी हो गई। तो ये जो है ये तो बहुत ही, आप कहिए कि भारतीय राजनीति का बहुत ही भयानक चेहरा या कहिए घिनौना चेहरा है कि इस तरह की राजनीति करके, इस तरह करके हम बहुत बेहतर ढंग से अपने देश को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। शायद इसी वजह से जिस तेजी के साथ काम होना चाहिए वो चीजें जो है पॉलिटिकल, वही पॉलिसी पैरालिसिस हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। खास करके ऐसे समय में जबकि सिंगल जो गवर्नमेंट है, पार्टी गवर्नमेंट है, वो उसका जमाना लगभग खत्म हो गया था। तो अभी आपको सिंगल पार्टी आ गई, वो भी राज्यसभा में उसके पास बहुमत नहीं है। तो अभी जिससे खंडित जनादेश मिलते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी मजबूत नहीं है कि विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा दोनों में बिल पास करवा सके। ऐसी स्थिति में ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए सभी पार्टियों को, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो रहा है। चलिए धर्माणी साहब,
आप कैसे देख रहे हैं, क्या सिर्फ विरोध करने के लिए राजनीतिक पार्टियां विरोध करती हैं? ये तो आप देख ही रहे हैं। इसमें मुझे लगता है कि चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल हो या ये बिल हो, जो जितने बिल हैं, मुझे लगता है कि जो अभी बात कह रहे थे कि सिर्फ इसलिए कि कहीं जो इकोनॉमिक एजेंडा है, जो ग्रोथ है, वो आगे ना हो जाए, और ये जिस प्रकार शुरू में ही पहले साल में ही सरकार को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों बिल ऐसे हैं जो वास्तव में देश की जो जीडीपी है उसकी वृद्धि के लिए मेरे को लगता है कि फाउंडेशन का काम करने वाले हैं। और एक साल किसी 5 साल में से किसी सरकार का टेन्योर निकल जाए और वो इसी में अभी उलझी रहे, तो आप समझ सकते हैं कि जो उनका ग्रोथ के लिए अपना एक एजेंडा है उसको वो किस प्रकार इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब इसी बिल की अगर आप बात करें, 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात हो रही है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की जो एक कमेटी बनी, उसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इसकी पैरवी की है। और सरकार की तरफ से जब ये बात आ रही है बार बार कि आप किसी भी स्टेट का जो भी अगर कोई लॉस होता है, अगर होता है, तो 5 साल तक उसको कंपनसेट किया जाएगा, तो इससे बड़ा और एश्योरेंस क्या दिया जा सकता है। मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध ही नहीं, बल्कि देश की जनता को पीछे धकेलते हुए अगर आप ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में चला जाएगा तो इसमें क्या खासियत आ जाएगी। आप डिबेट लोकसभा के मंच पर क्यों नहीं करते? आप अपने सुझाव दीजिए, जनता देखे कि आप क्या सुझाव देना चाहते हैं किसी बिल के अंदर, और उसमें अगर वो सरकार नहीं मानती है तो सरकार अपने आप भुगतेगी जनता का रोष। बिल्कुल, मुझे मुझे लगता है कि जिस प्रकार का यहाँ विरोध हो रहा है ये बेमानी है, क्योंकि 2010 में जी अप्रैल 2010 में पी चिदम्बरम ने इस बिल को पेश किया था कि 16 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना है देश में। खैर, इसके लिए तो अलग अलग टाइमलाइन न जाने कितनी बार रखी गई, हर बार 1 साल बढ़ाया जाता है। आप 2016 की बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार वर्ल्ड के 150 देशों में इस प्रकार का टैक्स स्ट्रक्चर है, या कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उसको सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, उसमें ये बहुत बड़ा कदम है। बहुत कम समय है तो चाहेंगे बाकी लोग भी बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें। दत्ता साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप आर्थिक मामलों को भी काफी नजदीक से देखते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से आज का जो हमारा मुद्दा है वो यही है, क्या सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो रहा है और कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है, चाहे वो एनडीए हो, यूपीए हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, केंद्र में जब भी कोई आता है क्रेडिट लेने का क्या जोर रहता है सबके ऊपर, सबके साथ? मैं समझता हूं कि हमारे देश में आर्थिक चीज़ों पे राजनीतिक पार्टियों के बीच में सबसे ज़्यादा विरोध होता है। आर्थिक चीज़ों पे और ख़ास करके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को लेके जब कोई भी सरकार पहल करती है या फिर कोई भी पार्टी पहल करती है, अक्सर वो पहल होने से पहले ही उस पर भसड़ मच जाता है। और ये पिछले 20-25 साल का इतिहास भारत का अगर उठा के देखेंगे आर्थिक इतिहास, तो यही दर्शाता है। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि जब आर्थिक और फाइनेंशियल इश्यूज की या फिर डेवलपमेंटल इश्यूज की जब बात आती है, शायद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नेशन लास्ट होता है, नेशन फर्स्ट नहीं होता है, नेशन लास्ट होता है। दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि ये ऐसा एक दूरगामी रिफॉर्म वाली बिल है और इतना सेंसिटिव है ये मामला, इसको अभी अगर लागू नहीं करेंगे तो भारत शायद बहुत पीछे रह जाएगा आर्थिक ग्रोथ के लेवल में। और क्या हम लोग उस तरह की चीज़ें चाहते हैं, वैसा सिचुएशन चाहते हैं ताकि जिसके चलते आगे की जनरेशन को बहुत बड़े पैमाने पे इसकी भरपाई करना पड़े, या फिर वो लोग इसके चलते खामियाजा भुगते? ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के बाद और ग्लोबलाइजेशन होने के बाद, और जब हम लोग WTO वगैरह और तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्था में जब हम लोग हिस्सेदार हो चुके हैं और शामिल हो चुके हैं, उसके बाद एक यूनिलैटरल टैक्सिंग मैकेनिज्म की बहुत आवश्यकता होती है। पूरे देश भर में एक यूनिलैटरल ढांचा की जरूरत होती है। जब तक आप अपने देश के अंदर इकोनॉमिक पैरामीटर्स को आप संतुलित नहीं कर पाएंगे और कॉन्सेंसस नहीं ला पाएंगे और इकोनॉमिक चीज़ों को एक धारा में नहीं ला पाएंगे, बाहर के जितने सारे चीज़ें हैं जिससे आप अपेक्षा करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आए, तमाम तरह की चीज़ें आए, टेक्नोलॉजी आए, नया इंडस्ट्रीज लगे, वो कुछ भी चीज़ नहीं हो पाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि कांग्रेस ने जब पहल की उस समय भाजपा के तरफ से विरोध हुआ,
आज जब भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है तो कांग्रेस सिर्फ नाम के वास्ते विरोध कर रही है। मेरा तो गुजारिश दोनों पार्टी से यही होगा कि देश की तरक्की अगर ईमानदारी से अगर चाहते हैं और चाहते हैं कि देश में पूरा इंक्लूसिव ग्रोथ हो और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, उसके लिए जो एक पॉलिटिकल कंसेंसस की जो जरूरत होती है वो कम से कम अपने निजी स्वार्थ को तिलांजलि देते हुए देश के बारे में सोचें, जो कहते हैं वो करके के बारे में नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, नेशन फर्स्ट करके दिखाएं। जी चलिए आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर रमेश जी। एक तो मैं तीनों की बातों से मुतमईन नहीं हूँ, न उपेंद्र जी की से, न दत्ता जी के, न आपकी से। नेशन फर्स्ट भारतीय जनता पार्टी का था, है, रहेगा जी। और जहां तक को ये बात कहना कि जब हम मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे पहली चीज तो ये कि पार्लियामेंट में जब यूपीए किसी बिल को लेकर के आती थी तो तार्किक तर्कों को और सुझाव के रूप में तब भी हम चिंतित थे, इच्छुक थे, सुना नहीं जाता था। आज भी हम इच्छुक हैं, चाहे तो लैंड एक्विजिशन हो, चाहे ये जीएसटी वाला बिल हो, कि आप सुझाव दें, चर्चा करें। जीएसटी बिल के बारे में भी हमको जान लेना चाहिए। 44 साल से जो अंतराल लिए हुए इस देश में, जहां लग्जरी टैक्स हो, सेंट्रल टैक्स हो, एक्साइज हो, ऑक्टाई हो, एंटरटेनमेंट हो, डिफरेंट एंगल से जो टैक्स जो समय वो हम समझा चुके हैं। इसमें क्या कुछ मैं ये बता दूं, मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ आप विरोध के लिए विरोध ना ही विरोध के लिए हम तब भी नहीं थे, आज भी नहीं। देश हित में उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी और रिटेल पर आपको आम ग्राहक को फायदा मिलेगा। लोडिंग एक दूसरे के स्टेट में जाने से सस्ता पड़ेगा। इसलिए जीएसटी और राज्यों में भी एक फर्क है। हम 1% आपको एक्स्ट्रा देने को तैयार हैं, आप जहां 27 और 20% वाली बात पर हैं, लेकिन सुझाव दें, हम उस बात के लिए तत्पर थे। इंश्योरेंस बिल का विरोध किस बात के लिए किया था आपने? इंश्योरेंस बिल के लिए मैं आपको ये बता दूं, जो फैक्ट्स पर अगर आप गौर करें तो जिस तरीके से हम सुझाव तर्क देने चाह रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों इंश्योरेंस बिल पे कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन आप विरोध कर रहे हैं। तो लैंड एक्विजिशन पे बिल पर आप 9 चेंजेस हम लेकर के आए हैं, आप उसमें बिना किसी को जनता को गुमराह कर रहे हैं, कोई औचित्य ही नहीं है। नहीं, इस बार इंश्योरेंस बिल के अंदर आपके और कांग्रेस के, आपके और कांग्रेस के बिल्कुल दोनों को मैंने देखा हुआ है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। आप देखिए इश्यूज पर जो है पहले भी फर्क था, आज भी फर्क है। संजय जी देखिए, हम किसी बिल का बहुत विरोध नहीं कर रहे हैं। जीएसटी को हम ही ये लागू होगा, मैं आपके इस चैनल से कह रहा हूं लागू होगा। मैं इसके विरोध में नहीं हूं, हम लोग इसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं यही कर रहे हैं कि कुछ राज्यों को जो हमारा कमेटी स्टैंडिंग कमेटी में इस पर बिल भेज के एक बार डिस्कस कर लिया जाए। लंबे समय नहीं, हम लोग तो खुद चाहते हैं। जीएसटी लेकर के बीजेपी आई थी। नहीं, जीएसटी हम लोग हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, यूपीए के फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको पार्लियामेंट में रखा था, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि इसको एक बार स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन के लिए किया जाए और राज्यों से भी सजेशंस लेके इसको दोबारा लाया जाए। क्या प्रॉब्लम है? मीटिंग हो गई, राज्यों के वित्त मंत्री हम लोग इस पे कोई कुछ राज्यों, देखिए राज्यों के भी तो हित का ध्यान रखना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि राज्यों 1% एक्स्ट्रा देने की जो बात है, देखिए सबसे ज्यादा जो फायदा होता है पता है, वो 27 का फर्क भी नहीं है। एक सेकंड, यहाँ पे जहाँ स्टैंडिंग कमेटी की जहाँ बात आती है, मैं जानता हूँ कि कई बार ये बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास जा चुके ऑलरेडी, कई बार जा चुके। 44 साल साहब ये जा चुके हैं, मुझे भी मालूम है, मुझे नहीं, लेकिन राज्यों को भी आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा दोबारा क्योंकि ये बिल, क्योंकि तमाम जितने सारे स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो कमावेश एक तरह की है। नया कुछ चीज कोई भी नया स्टैंडिंग कमेटी नहीं दे सकती, क्योंकि ये इनकॉर्पोरेट की जा चुकी है, इनकॉर्पोरेट हो चुका है सारी चीजें। अब सिर्फ एक विरोध के लिए विरोध जताना, ऐसा कुछ नहीं कि हम विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। ये सब यूपीए का ही एजेंडा है, यूपीए का ही एजेंडा है, कमेटी अगर नई बात नहीं है। एजेंडा है राज्यों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए बात मैं कर रहा हूँ। स्टैंडिंग कमेटी में एक बार डिस्कस हो जाए, कुछ सुझाव जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें लागू हो चुका
का ये मंच पे सुझाव दें, लोकसभा के मंच से क्यों भाग रहे हैं? हम लोग मंच से कहां कोई भाग रहा है? ऐसा नहीं है मंच से कोई भाग रहा है। हम लोगों ने बोला है, हम ही लोग का सब देन है। आज जो भी पॉलिसी जो आ रहे हैं, आज जो एनडीए के गवर्नमेंट में जो भी पॉलिसी आ रही है, आगे की पॉलिसी इंप्लीमेंट क्यों हो रहा है? आप जब सत्ता में थे तो विरोध करेंगे और हम तक हो जाएगा। आपने उस समय क्यों नहीं पास होने दिया? भरपाई करेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे बोले, आप जब सत्ता में थे, आज आप सत्ता में है तो आप ये बातें बोल रहे हैं, लेकिन जब आप विपक्ष में थे तो क्यों नहीं उस समय सपोर्ट किया था? याद कीजिए। देखिए मैं राजनीति नहीं है तो क्या है? आप बताइए ना, आप क्यों राजनीति के आधार पर तब भी थी, आज भी है और रहेगी। आपकी भूमिका तार्किक नहीं, हमारी भूमिका तार्किक नहीं। ऐसा कैसे? ऐसा है, आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को उठाकर देख लीजिएगा, आप जिस तरीके से कर रहे हैं विरोधाभास है, बिल्कुल विरोधाभास नहीं है, बिल्कुल विरोधाभास और इसमें आप निकलवा लीजिए पार्लियामेंट। चले समय हमारा समाप्त हो रहा है। आपसे और दत्ता साहब से क्या कुछ स्थितियां आपको आगे के लिए दिखाई दे रही हैं? क्या ये जीएसटी को लेकर के अभी और हंगामा, क्योंकि अभी भूमि अधिग्रहण बिल भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए बहुत जरूरी है, क्या कुछ लग रहा है इन दो बिलों को लेकर के अभी क्या और हंगामा होगा? देखो, मुझे ये लगता है कि इसके अंदर जो आपने बात कही है, ये दोनों के दोनों बिल, जैसे मैंने कहा कि आर्थिक जो भी सरकार का एजेंडा है उसके लिए एक फाउंडेशन का काम करने वाले हैं, इसीलिए सरकार भी एडमेंट है। आप जो बात कह रहे हैं, सरकार ने जो पिछली बार बिल पास हुआ था लैंड एक्विजिशन की, अगर आप बात करें, उसमें 9 अमेंडमेंट किया और उसमें अगर परिवर्तन नहीं है तो किस बात का विरोध? उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किए हैं, तभी उसका विरोध कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। लेकिन वो क्या तार्किक है, ये देखने वाली बात है। उसको मंच पर डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा? यही हालात इस जीएसटी बिल के लिए है। जीएसटी बिल में जिस प्रकार इसको पेश किया गया, जिस प्रकार सब मुख्यमंत्रियों और फाइनेंस मिनिस्टर जो स्टेट्स के हैं और प्रदेशों में 50% जो प्रदेश सरकारें हैं, विधानसभा हैं, वहां से इसको अप्रूव करवाना पड़ेगा। और आप देखिए कितनी लंबी प्रक्रिया है। और चिदम्बरम ने जब 10 में पेश किया, उसके अंदर और ज्यादा उसको जो सुझाव आए हैं स्टैंडिंग कमेटी के, उसको इनकॉर्पोरेट करके जब लाया गया है तो उसका विरोध बेमानी लगता है। चलिए दत्ता साहब, 30 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया। मैं समझता हूं कि आर्थिक चीजों को लेके और ग्रोथ और डेवलपमेंट इश्यूज को लेके ये जो सांप और नेवला की जो खेल है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, इस चीज को छोड़ के देश के हित में सोचे। तमाम स्टैंडिंग कमिटीज की जो रिपोर्ट है उन सारे क्लॉजेस को इनकॉर्पोरेट किया गया है। नया स्टैंडिंग कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं है। और स्टैंडिंग कमेटी एक नया तैयार करना मतलब 1.5 साल और उसके लिए जो नुकसान होगा देश का, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भरपाई नहीं कर सकता है। बेहतर यही होगा कि इस बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए। ये बहुत देर हो चुकी है पहले ही से, इसलिए किसी भी तरह की देरी इसमें है वो हमें लगता है राष्ट्र विरोधी होगा। क्योंकि मैं तो इस पर पिछले 10-15 साल से लिख रहा हूँ, बहुत सारे मैंने लेख लिखे हैं और हमारे जो पढ़ते हैं वो पूछते हैं कि आपने लिखा था कि आने वाला अभी तक आया क्यों नहीं। प्रणब मुखर्जी, हमने भाई देखिए प्रणब मुखर्जी नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं, चिदम्बरम आगे आ जाएंगे, चिदम्बरम भी नहीं कर पाए। तो ये जो देर इतनी हुई है, इससे लोगों में भी जो लोग इनसे प्रभावित होने वाले हैं और बहुत सारे लोग से देख रहे हैं कि हो जाए, तो उनके लिए बहुत बड़ा ये सदमा होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। रमेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दत्ता साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, धर्मानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, प्रजातंत्र में सबसे ऊपर प्रजा होती है। राजनीतिक पार्टियों को भी ये समझना चाहिए, सिर्फ विरोध के लिए विरोध जायज नहीं है। इसी बात के साथ घटना चक्र में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।